Welcome children. In this video you are going to learn how to extract data from the result set. Children, in the last video you have already seen the steps to perform database connectivity, and in that video you have seen that the sixth step was to extract result from the result set. जब हम query को SQL के पास भेजते हैं, query वहाँ पे execute होती है और उसका कुछ रिजल्ट निकलता है। अगर वो हमारी सेलेक्ट क्वेरी है, मतलब सेलेक्ट कमांड की क्वेरी है, तो उसका एक रिजल्ट जनरेट होता है विच इज़ इन द टैबुलर फॉर्म। ओके, और वही रिजल्ट हमें रिजल्ट सेट के फॉर्म में पाइथन में वापस आता है और इस रिजल्ट को कौन लेके आता है? कर्सर ऑब्जेक्ट लेके आता है। तो कर्सर ऑब्जेक्ट ने आपके उस रिजल्ट को रिजल्ट सेट के फॉर्म में अपने साथ ये लेके पाइथन में वापस आया। तो अब उस रिजल्ट में से आपको रो वाइज डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है और उसको अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोसेस करना होता है। तो वो हम कैसे करते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, so children, you have seen one of the methods to extract data from the result set was to use the cursor object as an iterable. देखिए, हमने इस काम को, मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का जो मेथड होता है उसका एक मेथड मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जिसमें मैंने कर्सर ऑब्जेक्ट को एक आइटरेबल के फॉर्म में यूज़ किया था फॉर लूप के अंदर। ठीक है, और उस आइटरेबल में से हम एक एक रो फैच कर रहे थे और उसको आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे थे। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम द रिजल्ट सेट। लेट अस रिवाइज इट क्विकली। सी, दिस वाज द कोड देयर, जिसमें मैंने देखिए क्या किया हुआ है। सबसे पहले कनेक्टर को, मतलब पैकेज को इंपोर्ट किया, उसके बाद कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, उसके बाद मैंने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मैंने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। अब क्योंकि ये सेलेक्ट क्वेरी है इसलिए इसका कुछ आउटपुट आएगा टैबुलर फॉर्मेट में। ठीक है, और ये जो भी आउटपुट आया वो आउटपुट आपके इस कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर रिजल्ट सेट के फॉर्म में स्टोर्ड है। ठीक है, अब देखिए, मैंने जब इस CR को डायरेक्ट प्रिंट करवाया था तो मेरी ये क्वेरी प्रिंट हो रही थी आउटपुट स्क्रीन पे। अभी आप देखोगे, ठीक है, तो ये मेरी आउटपुट स्क्रीन पे क्वेरी डिस्प्ले हुई। लेकिन अब उसके बाद देखिए मैंने क्या किया है, फॉर एक्स इन CR। अब इस लाइन में जो काम हो रहा है, यहाँ पे देखिए इस लाइन में जो काम हो रहा है, मैंने CR को एक सीक्वेंस की प्लेस पे रखा है। आपको मालूम है ना, फॉर लूप में हम जब भी यहाँ पे एक कौन सा वेरिएबल देते हैं, एक सीक्वेंस वेरिएबल देते हैं जिसकी एक एक वैल्यू लूप वेरिएबल को असाइन होती है और उसके लिए ये काम होता है। तो CR को एक आइटरेबल के जैसा यूज़ किया है, जैसे कि एक लिस्ट को यूज़ करते हैं तो लिस्ट का एक एक एलिमेंट X को असाइन होता है। वैसे इस CR के अंदर क्या है, CR हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारा टैबुलर वे में डेटा, इस क्वेरी का जो रिजल्ट है इस फॉर्म में आपका स्टोर हुआ है। तो पहली रो एक्सट्रैक्ट होगी, यहाँ से X को जाएगी और X प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर नेक्स्ट टाइम पे ये रो एक्सट्रैक्ट होगी और X में जाएगी और X प्रिंट हो जाएगा। फिर ये वाली रो एक्सट्रैक्ट होगी, X में जाएगी, X प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये वाली रो, ये भी प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट सारा डेटा फैच हो चुका है। हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा एंड कनेक्शन विल बी डिस्कनेक्टेड। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक कर्सर ऑब्जेक्ट को आइटरेबल के जैसा यूज़ कर लिया था। लेकिन दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ फेचिंग डेटा फ्रॉम द रिजल्ट सेट। प्रॉपर मेथड होता है, ये जो हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट है, इस कर्सर ऑब्जेक्ट के पास 3 फंक्शंस होते हैं जो कि स्पेसिफिकली इसी काम के लिए बनाए गए हैं कि आप रिजल्ट सेट में से डेटा को अपने नीड के अकॉर्डिंग रो बाय रो फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 3 फंक्शंस हैं, फेच ऑल, फेच वन एंड फेच मैनी। अब जैसा कि इनका नेम है वैसा ही इनका फंक्शन है, बट द बेसिक पर्पस इज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द रिजल्ट सेट रो वाइज। ओके, एक वेरिएबल भी होता है इसके पास, रो काउंट, जो कि बहुत यूजफुल वेरिएबल है। और इसका क्या रोल होता है, ऑल दीज विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल नाउ। सो लेट अस स्टार्ट विद द फेच ऑल फंक्शन। देखिए, ये जो फेच ऑल फंक्शन होता है, जैसा कि इसका नेम है, इट फेचेस ऑल द रोज ऑफ द रिजल्ट सेट इन वन गो। एक ही बार में पूरी सारी रोज को फेच कर लेता है और एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता है और फिर उस वेरिएबल को आप एक आइटरेबल के जैसा यूज़ कर सकते हो और उसकी रोज़ को प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन ये रिटर्न क्या करता है, सारी रोज़ एक्सट्रैक्ट करके एक लिस्ट ऑफ टपल्स बना लेता है।
इट रिटर्न्स इट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ टपल्स। बहुत ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपके टेबल में सपोज 4 रोज हैं, तो आपके पास एक लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट में 4 टपल्स होंगी, जहाँ पे हर टपल एक रो को इंडिकेट कर रही होगी। तो जिस ऑर्डर में रोज हैं उस ऑर्डर में टपल्स बन जाएंगी और वो आपकी एक लिस्ट में रख के आपको रिटर्न हो जाएंगी। तो ये क्या करता है, इट reads all the rows from the result set and returns a list of tuples। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, कर्सर जिस भी रो पे प्रेजेंट होता है वो उस पोजीशन से आगे की सारी रोज फैच कर लेता है। तो अगर आपने पहले से एक या 2 रोज फैच कर चुके हैं आप, तो अब आप अगर फैच ऑल करेंगे तो आगे की मतलब 3rd रो से आगे जितनी भी रोज हैं वो सारी एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे और द रिमेनिंग रोज लिखने का मतलब यही है कि कर्सर की प्रेजेंट पोजीशन से आगे की सारी रोज फैच होके एक लिस्ट ऑफ टपल्स के फॉर्म में बन के ये आपको रिटर्न हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आगे कोई भी रोज नहीं है तो ये आपको एम्प्टी लिस्ट देगा, यानी कि आप सारी रोज फैच कर चुके हैं, उसके बाद आप फैच ऑल फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसके पास आगे रोज तो है नहीं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बिगनिंग में जाके सारी रोज नहीं करेगा, वो वहीं से आगे की रोज रीड करने की कोशिश करेगा, लेकिन आगे की रोज तो है ही नहीं, है ना, तो इसलिए आपको वो एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो जैसे कि आपकी ये टेबल थी, आपने कर्सर को अब यहाँ ले आया है, तो कर्सर ऑलरेडी मतलब इतनी रोज ऑलरेडी फैच हो चुकी हैं, तो अब आप अगर फैच ऑल करोगे तो कोई रोज है ही नहीं, तो वो आपको एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा। कैसे यूज़ करते हैं, वेरिएबल का नेम लिखते हैं, वेरिएबल का नेम लिखते हैं और फिर उसके बाद कर्सर ऑब्जेक्ट से फेच ऑल फंक्शन को कॉल कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मेरा डी वेरिएबल नेम है, यानी कि ये वो वेरिएबल है जिसमें लिस्ट ऑफ टपल्स स्टोर होगी। ठीक है, और हर टपल एक रो को इंडिकेट कर रही होती है। और हमने देखिए इसको कैसे कॉल किया है, कर्सर ऑब्जेक्ट से कॉल किया है, फेच ऑल किया है। ठीक है, लेट अस सी इट ऑन अ डेटाबेस। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज ये मेरा डेटाबेस है जिसमें मेरी ये टेबल है एस स्टूडेंट नाम की टेस्ट डेटाबेस के अंदर। ठीक है, और इसके पास 2 रोज हैं, इस टेबल में 2 रोज हैं। ठीक है, इस पे मैं फेच ऑल फंक्शन को एग्जीक्यूट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप कोड देखिए, इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया है, पैकेज को इंपोर्ट किया, कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट क्वेरी को रन किया। तो अब क्या होगा, ये पूरी टेबल, ये देखिए मैंने टेबल यहाँ आपको शो की है, ये पूरी टेबल की मतलब ये दोनों रोज आपके रिजल्ट सेट यानी कि CR के अंदर स्टोर हो जाएगी। मैंने CR को जब डायरेक्ट प्रिंट किया, मैंने आपको बताया था कि CR जब भी आप डायरेक्ट प्रिंट करोगे कर्सर ऑब्जेक्ट को, तो इट विल शो यू द क्वेरी, जिस क्वेरी को इसने एग्जीक्यूट करवाया है ये उस क्वेरी को डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने क्या किया है, फेच ऑल फंक्शन यूज़ किया है। अब इस कोड में सिर्फ यहीं पे अंतर आया है, पिछले कोड से सिर्फ ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा हैं। अब देखिए क्या हुआ, मैंने d=cr.fetchAll किया, तो CR में से सारी रोज को इसने फैच करके D में स्टोर कर दिया। अब D को मैंने देखिए डायरेक्ट प्रिंट किया है, मैंने D को आइटरेबल के जैसा यूज़ नहीं किया है। ठीक है, मैंने फॉर लूप में D को यूज़ नहीं किया है, मैंने D को डायरेक्ट प्रिंट किया। तो D में क्या स्टोर्ड है, लिस्ट ऑफ टपल्स। ठीक है, तो आप देखिए आपका आउटपुट में क्या आ रहा है, लिस्ट ऑफ टपल्स आ रही है, जिसमें पहली रो देखिए पहली टपल है और दूसरी रो दूसरी टपल है, और ये दोनों किस में इनक्लोज हैं, एक लिस्ट में इनक्लोज्ड है। यहाँ देखिए ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर लिस्ट ऑफ टपल्स है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फेच ऑल का फंक्शन। मतलब फेच ऑल आपको एक लिस्ट ऑफ टपल्स रिटर्न करता है। अब अगर मान लीजिए आपको इसको प्रॉपर प्रोसेस करना है, मतलब D को आप एक आइटरेबल के जैसा यूज़ करना चाहते हैं, तो अब देखिए मैंने इस कोड में यही किया है। मैंने सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट किया, कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्वेरी को रन किया। ठीक है, क्वेरी को डायरेक्ट प्रिंट भी करवा दिया। उसके बाद मैंने फेच ऑल किया। जब मैंने फेच ऑल किया तो सारी रोज D में एक लिस्ट ऑफ टपल्स के फॉर्म में स्टोर हो गई। अब मैंने इस लिस्ट को एक आइटरेबल के अंदर यूज़ किया, मतलब फॉर लूप में यूज़ किया। तो x की D के अंदर जो पहली रो है वो x को मिलेगी, x प्रिंट हो जाएगा। फिर D की जो दूसरी रो है वो x को मिलेगी, x प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरह देखिए मेरी टेबल में 2 ही रोज थी, तो 2 रोज आउटपुट में आ गई। ठीक है, तो यही डेटा है हमारा और यही देखिए आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, फेच ऑल फंक्शन से, फेच ऑल फंक्शन की हेल्प से मैंने CR में से सारी रोज एक साथ रीड कर ली, लिस्ट ऑफ टपल में स्टोर कर ली और फिर उस लिस्ट ऑफ टपल को मैंने फॉर लूप में
डाल के उसकी हर एक रो को अलग अलग प्रिंट करा दिया। अब आपको जैसे प्रोसेस करना हो आप रोज को प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिंपली प्रिंट कराया है। नेक्स्ट फंक्शन है फेच वन। अभी आपने देखा कि हम सारी रोज को एक साथ रीड करना चाहते हैं, एक साथ फेच करना चाहते हैं, तो हमने फेच ऑल यूज़ किया। मे बी यू डोंट वांट टू फेच ऑल द रोज इन वन गो, आपको एक एक रो निकालनी हो, तो उस सिचुएशन में हमारा फंक्शन जो होता है वो होता है फेच वन फंक्शन। अब जैसे कि इसका नेम है, एक रो एक बार में ये एक्सट्रैक्ट करता है एंड रिटर्न्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ टपल। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही रो रिटर्न हो रही है तो सिंपल टपल रिटर्न होती है, वहाँ पे सारी रोज रिटर्न हो रही थी तो लिस्ट ऑफ टपल्स था, ठीक है, तो यहाँ पे टपल है। अगर कोई रो अवेलेबल नहीं होती है तो ये नन रिटर्न करता है। याद रखिए, फेच ऑल यूज टू रिटर्न एम्प्टी लिस्ट। जब उसके पास रोज नहीं होती थी फेच करने के लिए तो वो एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करता था, लेकिन फेच वन नन रिटर्न करता है, ठीक है। और इसकी यही जो रिटर्न वैल्यू है, इसके हेल्प से हम सारी रोज को एक्सेस कर सकते हैं। यू विल सी इट इन सम शॉर्ट टाइम। अब देखिए सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल का नेम लिखते हैं, कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट फेच वन, जैसे हमने फेच ऑल को कॉल किया था वैसे ही फेच वन को कॉल करेंगे, और जो भी रो रीड होके आएगी वो इस वेरिएबल में स्टोर होगी। तो डी का डेटा टाइप क्या होगा, टपल होगा। डी विल बी अ टपल कंटेनिंग द वैल्यूज ऑफ दिस रोज, ठीक है। तो लेट अस सी इट विद द हेल्प ऑफ कोड। अब यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले कनेक्शन वो पैकेज इंपोर्ट किया, फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्वेरी को रन किया, क्वेरी को प्रिंट करवाया। उसके बाद देखिए मैंने पहली रो एक्सट्रैक्ट की, मैंने यहाँ पे लिखा फेच फर्स्ट रो, और फिर उसके बाद मैंने लिखा डी इज इक्वल टू सी आर डॉट फेच वन। तो क्या होगा, डी में क्या आएगी, पहली रो आएगी और पहली रो प्रिंट हो गई। फिर सेकेंड रो, फिर देखिए मैंने सेकेंड रो फेच की और उसको प्रिंट करा दिया, देखिए सेकेंड रो प्रिंट हो गई। अब इसके बाद अगर मैं फेच वन और फिर से करूँगी तो मुझे नन रिटर्न होगा, इसलिए आई हैव स्टॉप्ड, ओके। अब इस तरह से अगर हम एक एक फेच करेंगे तो हमें तो नहीं मालूम कि हमें इस काम को कब तक करना है। यहीं पे आपका काम आता है इस रिटर्न वैल्यू का, नन का। जब तक कि हमें नन ना मिल जाए तब तक कि हम रो एक एक रो एक्सट्रैक्ट करते रहे, उसको प्रोसेस करते रहे। तो इसके हेल्प से देखिए मैंने क्या किया है, फेचिंग यूजिंग फेच वन फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा रो वाइज। सारे डेटा को अगर निकालना हो रो वाइज एक एक रो करके, तो हम क्या करते हैं, इसकी रिटर्न वैल्यू को की हेल्प लेते हैं जो कि नन होती है इन केस यू हैव रेड ऑल द रोज, यू हैव फेच्ड ऑल द रोज। तो देखिए मैंने क्या किया इस कोड में, आई हैव imported the package, can establish the connection, cursor object created and query executed. Now x is equal to cr dot fetch one। अब इससे क्या हुआ कि कर्सर यहाँ था, पहली रो को उसने रीड किया और x में स्टोर किया। अब हमने चेक कर लिया क्या इस रीड वाली लाइन के बाद आपका x नन है। अगर x नन है तो आप सीधे आ जाएंगे बाहर, लेकिन x नन नहीं है ना, इस समय x में क्या है, पहली रो है, तो पहली रो को उसने प्रिंट कर दिया। और फिर प्रिंट करने के बाद मैंने फिर से एक रो रीड की। अब जब रो रीड की तो इसमें क्या आ जाएगा, सेकेंड रो आ जाएगी। सेकेंड रो आई तो आप सेकेंड रो लाने के बाद आप फिर यहाँ पे गए, तो सेकेंड रो है x में, नन तो है नहीं, तो फिर से x प्रिंट हो गया। तो देखिए दिशा वाली लाइन प्रिंट हो गई। उसके बाद फिर से मैंने फेच वन एग्जीक्यूट किया। अब की बार आपका कर्सर सेकेंड रो के भी बाद में है, यानी कि अब कोई रो बची नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, आपका नन आएगा x के अंदर, और x को जब आप यहाँ चेक करेंगे तो नन नॉट इक्वल टू नन, कंडीशन विल बी फॉल्स, यू विल कम आउट एंड सी यू हैव रेड ऑल द रोज। तो इसमें मैंने क्या किया है, सिंपली एक रो रीड करने के बाद मैं चेक कर रही हूँ कि x नन तो नहीं है। अगर रीड करने के बाद x नन हो गया, इसका मतलब अब हमारे पास रोज़ नहीं बची हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करके मैंने फेच वन से सारे रोज़ निकलवाए। फेच ऑल तो एक ही बार में सारे रोज़ निकाल लेता है, फेच वन एक बार में एक निकालता है। तो हमें कब तक करना है इस काम को, जब तक फेच वन हमें नन रिटर्न ना करे, और जैसे ही नन रिटर्न करेगा वैसे ही हमारा रीडिंग का काम हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम फेच वन फंक्शन की हेल्प से सारी रोज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। लास्ट फंक्शन इज फेच मैनी। अब ये जो फेच मैनी फंक्शन होता है, जैसे कि इसका नाम है, इसमें हम नंबर ऑफ रोज स्पेसिफाई कर देते हैं, और हम जितनी रोज स्पेसिफाई करते हैं, कर्सर जिस भी पोजीशन पे होता है वहाँ से उतनी रोज वो रीड कर लेता है। हमेशा याद रखिएगा कि आपकी ये जो रिजल्ट सेट है वो रोज़ के फॉर्म में है, तो कर्सर जिस समय
आपने सपोज फेच 1 से 1-2 रोज रीड कर ली हैं, अब आपका कर्सर थर्ड रो पे होगा, तो अब अगर आप फेच मैनी करोगे तो वो थर्ड रोज ऑनवर्ड्स रीड करना स्टार्ट करेगा। तो थर्ड रो ऑनवर्ड्स आपकी ये जो n रोज हैं ये रीड होके फेच होके आपकी लिस्ट ऑफ टपल्स में रख के रिटर्न हो जाएगी। तो फेच मैनी में भी लिस्ट ऑफ टपल्स आता है, जितने भी आपने रोज रीड किए होंगे वो एक लिस्ट में रख के टपल के फॉर्म में लिस्ट में रख के आपको रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर रोज अवेलेबल नहीं होती है तो ये एम्प्टी लिस्ट देता है, जैसे कि हमारा फेच 1 देता था। ठीक है, अब देखिए सिंटेक्स क्या है। वेरिएबल का नेम लिखेंगे जैसे हम वहाँ लिखते थे, कर्सर ऑब्जेक्ट जैसे वहाँ लिखते थे, और फेच मैनी में n देंगे। n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज टू बी फेच्ड, कितनी रोज फेच करें ये आपने स्पेसिफाई किया। अगर आपकी नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट हैं तो ये आपको अवेलेबल नंबर ऑफ रोज फेच कर लेता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 रोज हैं रिजल्ट सेट में, लेकिन आपने लिख दिया फेच मैनी 20, तो 10 रोज रीड करके आपका काम फिनिश कर देगा। 20 तो है ही नहीं तो 10 रीड कर लेगा, जितनी है उतनी रीड कर लेगा। ठीक है, अब देखिए इस केस में मैंने एग्जांपल शो किया, अगर मैंने 4 लिखा तो इट विल फेच द नेक्स्ट 4 रोज। नेक्स्ट 4 मतलब कर्सर इस समय जहाँ भी है उससे आगे की 4 रोज ये आपको रीड करके रिजल्ट सेट के फॉर्म में वापस कर देगा। ठीक है, अब कोड में इसको कैसे यूज़ करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने पैकेज इंपोर्ट किया, कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्वेरी एग्जीक्यूट की। अब मान लीजिए क्वेरी एग्जीक्यूट की तो जितनी भी रोज़ इस टेबल में हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रोज़ हैं, दोनों रोज़ आपके CR के अंदर स्टोर्ड है रिजल्ट सेट के फॉर्म में। अब मैंने कहा कि 4 रोज़ रीड कर लो, तो इस रिजल्ट सेट में आप इसी को रिजल्ट सेट मान लो, इस रिजल्ट सेट में 2 ही रोज़ तो हैं, तो 2 ही रोज़ रीड होके डी में लिस्ट ऑफ टपल्स के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। ये देखिए एक लिस्ट ऑफ टपल्स है और ये आपके डी में आ जाएगी। अब डी को आप डायरेक्ट प्रिंट कराओगे तो ऐसा कुछ प्रिंट होगा, लेकिन डी को एक लूप में यूज़ कर रहे हैं तो एक एक रो प्रिंट हो जाएगी अलग अलग लाइन पे। यू कैन सी द आउटपुट। ठीक है, अब फेच मैनी का फर्दर यूज़ दिखाने के लिए मैंने बेटा यहाँ पे कुछ रोज़ इंक्रीज़ कर दी अपने डेटाबेस में। पहले सिर्फ 2 ही थी, अब मैंने देखिए 6 रोज़ कर दी हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, कनेक्शन इस्टेब्लिश मतलब पैकेज इंपोर्ट करके कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्वेरी को रन किया। अब देखिए क्या हुआ, फेच मैनी 4, तो कर्सर मेरा इनिशियली पहली रो पे है, फर्स्ट 4 रोज़ वो रीड कर लेगा। 80 मतलब विनय तक रीड हो गया। विनय तक रीड होके मैंने उसको क्या किया, एक लूप में डाल दिया और सारी रोज़ को प्रिंट करा दिया। तो देखिए 1 2 3 4 4 रोज़ आपकी प्रिंट हो गई। फिर मैंने लिखा अगेन फेचिंग लिख दिया। फिर मैंने लिखा फेच मैनी 2, अब की बार 2 रोज़ रीड करनी है तो 2 रोज़ अवेलेबल हैं, दोनों रोज़ रीड करके डी में आई, डी को आपने प्रोसेस करके प्रिंट करवा दिया, तो ये दोनों भी प्रिंट हो गई। अब नेक्स्ट फेच ये यहाँ है। अब आप देखिए आप 6 तक सारी रोज़ रीड कर चुके हैं, अब आपका कर्सर 7th रो पे है, लेकिन 7th रो पे जो डेटा है नहीं, तो अब आप जब फेच मैनी 2 करेंगी तो डी में आएगी एम्प्टी लिस्ट, और इसीलिए देखिए प्रिंट हो रही है एम्प्टी लिस्ट, क्योंकि आप सारी रोज़ को रीड कर चुके हैं। तो कर्सर सारी रोज़ के एंड में है, तो वहाँ से रीडिंग स्टार्ट करोगे तो एम्प्टी लिस्ट मिलेगा, क्योंकि कोई रोज़ है ही नहीं। ठीक है, तो दिस प्रूव्स दैट दिस फंक्शन रिटर्न्स एम्प्टी लिस्ट एज सून एज यू हैव रेड ऑल द रोज एंड अगेन इम्प्लीमेंटिंग फेच मैनी। ओके, नेक्स्ट इन द सीक्वेंस आई हैव रो काउंट वेरिएबल। तो ये तो 3 फंक्शंस थे जिनके हेल्प से आप रो वाइज डेटा को फैच कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रिजल्ट सेट। ये 3 स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, लेकिन इसी कर्सर ऑब्जेक्ट के पास हमारा एक वेरिएबल होता है रो काउंट। याद रखिए एक वेरिएबल है जिससे हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि आपने अभी तक रिजल्ट सेट में से कितनी रोज़ फैच कर ली हैं। यानी ये नहीं बताता है कि रिजल्ट सेट में कितनी रोज़ हैं, ये बताता है कि आपने अभी तक रिजल्ट सेट में से कितनी रोज़ फैच कर ली हैं। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी रो फैच नहीं की होगी तो ये आपको -1 रिटर्न करेगा, इंडिकेटिंग दैट यू हैव नॉट फैच्ड एनी ऑफ द रोज टिल नाउ फ्रॉम द रिजल्ट सेट।
ठीक है, आपने कोई भी रो अगर रीड नहीं की होगी, फेच नहीं की होगी अभी तक, तो ये आपको -1 रिटर्न करेगा। अदरवाइज आपने जितनी रोज रीड कर ली होंगी, फेच कर ली होंगी, उतना रोज ये आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, यूज कैसे करते हैं, सिंटेक्स देखिए, वेरिएबल नेम, कर्सर ऑब्जेक्ट एंड रो काउंट। ठीक है, अब कर्सर ऑब्जेक्ट से रो काउंट को कॉल किया, ये बताएगा कितनी रोज अभी तक रीड हुई हैं और ये इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो इस बार डी जो है हमारा ये एक इंटीजर वेरिएबल होगा। ठीक है, लेट अस सी एन कोड टू अंडरस्टैंड इट। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, पैकेज इंपोर्ट किया, कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया, क्वेरी एग्जीक्यूट की। अब देखिए मेरी इस क्वेरी एग्जीक्यूट करने पे 6 रोज रिजल्ट सेट में आई। ठीक है, मैंने CR को पहले डायरेक्ट प्रिंट किया, तो देखिए मेरी ये क्वेरी प्रिंट हुई, जो मैंने रन की है वो क्वेरी प्रिंट हो जाएगी। बिगनिंग के आगे लिखा CR.read काउंट, देखिए CR.रो काउंट, अभी तक मैंने कोई भी रो फेच नहीं की है CR में से, तो इसीलिए देखिए मुझे क्या दे रहा है, -1। बिगनिंग के आगे दे रहा है -1। अब मैंने एक रो फेच की, तो देखिए अब की बार रो काउंट क्या दे रहा है, 1, क्योंकि अभी तक एक रो फेच हुई है। अब मैंने लिखा फेच रो, फेच मैनी 2, एक रो ऑलरेडी आप रीड कर चुके थे, अब 2 रोज और आपने रीड कर ली, तो कर्सर आपका 4 पे प्रेजेंट होगा और ये आपको कहेगा कि अभी तक आपने 3 रोज रीड कर ली हैं, एक पहले कर चुके हैं, 2 अभी की, एक पहले इसमें की थी और 2 अभी कर ली, तो टोटल 3 रोज फेच हुई हैं अभी तक, इसीलिए रो काउंट आपको 3 दे रहा है, क्योंकि अभी तक आपने 3 रोज रीड कर ली हैं। अब आपने किया फेच ऑल, तो फेच ऑल करने पे क्या हुआ, आपकी ये 3 रोज बची थी सारी रीड हो गई, कर्सर कहाँ आ गया, 6 के बाद आ गया। अब आपने किया तो देखिए अभी तक टोटल 6 रोज रीड हो चुकी है ना, फेच हो चुकी है, तो फेच ऑल के बाद जब ये रो काउंट किया तो देखिए 6 हो रहा है, क्योंकि आपने फेच ऑल किया। फेच ऑल कर्सर मेरा ऑलरेडी 4th रो पे था, तो 4th रो से सारी रोज एक्सट्रैक्ट कर लेगा और डी में स्टोर कर देगा, मतलब डी में स्टोर कर देगा। अब आप रो काउंट करोगे तो आपको देखिए क्या दे रहे हैं, 6। अब इसके बाद अगर तुम रो काउंट करोगे तो आपको एरर देगा, क्योंकि मतलब 6 तो अब रीड कर लिया, अब आप नेक्स्ट फेच करोगे तो आपको एम्प्टी लिस्ट बनेगी, क्योंकि सारा डेटा हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमें फेच रो नहीं करना चाहिए, मतलब रो काउंट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाती है। ठीक है, जब आपकी सारी रोज फेच हो जाती हैं और उसके बाद आप फिर से फेच करते हो, रो काउंट करते हो, तो आपको एरर दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि द रोल ऑफ दिस रो काउंट वेरिएबल इज टू डिटर्मिन how many rows have been fetched from the result set till that point of time. Okay, so I hope you all must have understood the concept of fetch all, fetch many, fetch one and row count. These are the, you can say, tools of cursor object that can help you to fetch data from the result set in a organized manner as per your requirement. Okay, so I hope you must be clear about these functions and variable. If you have any doubt, you can write it in the comment section. Thank you so much.